हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका वोकैबुलरी। क्या चल रहा था? वोकैबुलरी, इसको हिंदी में बोलते हैं शब्दावली, और ये आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह टॉपिक जो है वैसे मैथ की तरह होता है। कैसे होता है? जैसा कि मैथ में देखा होगा आपने कि यदि हमारा क्वेश्चन सही होता है, यानी उसका आंसर सही होता है, तो पूरे मार्क्स दिए जाते हैं, और यदि उसका आंसर गलत होता है तो पूरे मार्क्स काट दिए जाते हैं। सेम कंडीशन वोकैबुलरी में भी सिर्फ ऐसा ही होता है। यदि आप उसका आंसर बिल्कुल सही लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, और यदि आप उसमें कोई गलती करते हो तो आपके पूरे मार्क्स काट दिए जाएंगे। इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करना है ताकि आप 14 के 14 नंबर पूरे के पूरे प्राप्त कर सकें। ठीक है, इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। ठीक है ना। और इसमें केवल 5 चीज़ें होती हैं। कौन सी? पहला होता है सिनोनियम्स, फिर एंटोनियम्स, फिर होमोफॉन्स, फिर वन वर्ड सब्जेक्ट, और लास्ट में होता है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो अब तक आपके 4 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं और इस समय चल रहा है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्या चल रहा है? इडियम्स एंड फ्रेजेस। और इसके भी हम आपको 9 पार्ट प्रोवाइड कर चुके हैं और आज हम इसका 10वां पार्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह से इसके 5-6 पार्ट और आएंगे और ये भी आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था हमारा वोकैबुलरी। क्या चल रहा था? वोकैबुलरी, इसको हिंदी में बोलते हैं शब्दावली, और ये आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। इसीलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। और इसमें हमारे 5 टॉपिक होते हैं, इस बात को हम पहले बता चुके हैं। और इस समय चल रहा है आपका सबसे लास्ट टॉपिक इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब तक इसके हम आपको 9 पार्ट प्रोवाइड कर चुके हैं जिनको आपने बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। ठीक है, और इसको याद करने की सबसे खास बात, खास ट्रिक, तरीका क्या होता है इसको याद करने का, कि हमको जो वर्ड दिए होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनका हिंदी मीनिंग बहुत ही अच्छी तरह से याद होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमको हिंदी मीनिंग अच्छी तरह से याद नहीं होगा हम इसको नहीं कर सकते हैं। और कोई रटने वाला टॉपिक है नहीं ये, यानी कि हम इसको भी रट लें, इसको भी रट लें, सब कुछ रट लें। और रटने की बात आती है तो 1, 2, 4, 6, 10, 20, 100 रट लिए जाएं, लेकिन इसकी संख्या 100-200 में होती है तो कैसे रटोगे? ठीक है ना। इसलिए आपको क्या करना है, इसको समझना है। और समझने का सही तरीका क्या है इसका, कि आपको ये तो आपको एग्जाम में दिया होगा, इसके साथ आपको ये याद करना है। जैसे कि रैंक एंड फाइल। क्या है? रैंक एंड फाइल आपको एग्जाम में दिया होगा और आपको क्या याद करना है? सामान्य व्यक्ति। इसका मतलब क्या होता है? सामान्य व्यक्ति, यानी कि क्या होता है? सामान्य व्यक्ति। तो आपको इतना ही याद रखना है बस। और फिर क्या करना है? आपको सामान्य व्यक्ति के द्वारा एक आपको वाक्य बनाना है बस। जैसे कह सकते हैं कि मोदी जी एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। ठीक है ना। तो क्या कहोगे? मोदी जी इज नॉट ए रैंक एंड फाइल पर्सन। बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सेंटेंस आपको सोचना है और फिर आपको उसकी अंग्रेजी बनानी है। अंग्रेजी बनाना हम आपको सिखा ही रहे हैं, क्योंकि आपकी न्यू सीरीज 28 मार्क्स चल रहा है, जिसमें हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से सिखा रहे हैं कि आप किस तरह से हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हैं। ठीक है, और सेंटेंस आप सोच के उसको बना सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप ये 14 नंबर गेन कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको 1 से हम। तो 1 पे है आपका रैंक एंड फाइल, जिसका मतलब क्या होता है? सामान्य व्यक्ति। तो हम आपको बता चुके हैं कि आप अपनी तरफ से सेंटेंस बना सकते हैं और उसकी अंग्रेजी बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस समझ में नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आप हमारे सेंटेंस की हिंदी को याद रखोगे और उससे आप बना सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं इसको। पहले पर क्या है? सामान्य व्यक्ति, यानी कह सकते हैं किंग अशोक वाज ऑलवेज, यानी किंग अशोक वाज ऑलवेज रेस्पेक्टेड, यानी कि राजा अशोक, जो राजा अशोक थे, उनको क्या किया जाता था? हमेशा सम्मान दिया जाता था। एंड ओबिड, और उनकी आज्ञा मानी जाती थी। बाय रैंक एंड फाइल, किसके द्वारा? यानी कि सामान्य व्यक्तियों के द्वारा उसे सम्मान और उसकी आज्ञा मानी जाती थी। ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा सेंटेंस लिया हमने और आपकी समझ में भी आ गया होगा। और यदि आपको ये सेंटेंस थोड़ा कठिन लगता है तो आप अपने हिसाब से इजी सेंटेंस बना सकते हैं। कह सकते हैं कि मोदी जी एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो क्या करोगे? मोदी जी इज
नॉट ए रैंक एंड फाइल पर्सन। बन गया नहीं बन गया? तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपको यही सेंटेंस बनाना है, जो आपको सरल लगे वो बना सकते हो, ठीक है। सेकंड पर देखते हैं क्या है, रीड बिटवीन द लाइन्स, जिसका मतलब क्या होता है गुप्त अर्थ। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है गुप्त अर्थ। अब आपको क्या है गुप्त अर्थ के ऊपर एक वाक्य सोचना है, उसकी अंग्रेजी बनानी है, बस इतना ही करना है आपको। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या कहता है, आफ्टर रीडिंग द चैप्टर, यानी चैप्टर को पढ़ने के बाद, यानी पाठ को पढ़ने के बाद, आई नो, मैं जानता हूँ, रीड बिटवीन द लाइन्स, क्या जानता हूँ, उसके गुप्त अर्थ को मैं जानता हूँ, ठीक है ना। बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे तीसरे वाले को देखते हैं क्या कहता है, राइड रफ सोड। राइड रफ सोड क्या है, राइड रफ सोड मीन्स क्या होता है, यानी अपने विचारों को मुख्य मानना। क्या होता है, राइड रफ सोड मीन्स क्या होता है कि अपने विचारों को मुख्य मानना। तो क्या है कि हमें अपने विचारों को मुख्य मानना चाहिए। अब मुख्य कैसे मानना चाहिए, यानी कि हमको क्या करना है, हमको तो सिर्फ एक सेंटेंस बनाना है। तो देख लेते हैं हमने क्या बनाया है कि मोदी जी थिंग्स, मोदी जी सोचते हैं दैट कि हिज राइड रफ एंड शॉर्ट इज वेरी गुड, यानी कि उनके जो मुख्य विचार हैं, उनके जो अपने मुख्य विचार हैं वो कैसे हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं आपका 4 पर क्या है, रन इनटू डेप्ट। क्या है, रन इनटू डेप्ट, क्या होता है कर्ज में फंस जाना, यानी क्या होता है कर्ज में फंस जाना। तो क्या होता है इसका मतलब होता है रन इनटू डेप्ट, कर्ज में फंस जाना। तो क्या होता है कर्ज में कैसे फंसता है व्यक्ति, आपको पता होगा कि जैसे कि मकान बनाया किसी ने, अब मकान बना लिया, कर्जा लेके इधर उधर से उसको पूरा कर लिया, अब वो क्या हो गया, वो व्यक्ति कर्ज में फंस गया। तो कह सकते हैं कि मकान बनाने के कारण मेरे पिताजी कर्ज में फंस गए, मेरे भाई कर्ज में फंस गए, कह सकते हैं ना। या ऐसे कह सकते हैं कभी की शादी की जाती है और शादी में बहुत सारा दहेज दिया जाता है, तो उस कारण भी व्यक्ति किस में फंस जाता है, कर्ज में फंस जाता है। आपको पता होगा, ये कॉमन बातें हैं। तो क्या होगा, यानी कि तो हम देख लेते हैं हमने कौन सा सेंटेंस लिया है, ड्यू टू डॉरी। डॉरी मीन्स क्या होता है, दहेज होता है। क्या होता है, दहेज। तो ड्यू टू डॉरी, दहेज के कारण, पुअर पेरेंट्स, जो गरीब माता पिता होते हैं, ऑफन रीन इनटू डेब्ट, यानी कि दहेज के कारण क्या होता है, जो गरीब पेरेंट्स होते हैं, गरीब माता पिता होते हैं, वो किस में फंस जाते हैं, वो कर्जे में फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल हमने सेंटेंस लिया है और आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखो 5 पर क्या है उसको देख लेते हैं, सेफ एंड साउंड। क्या होता है, सेफ एंड साउंड मीन्स क्या होता है, सुरक्षित। क्या होता है, सुरक्षित। सेफ एंड साउंड, आपको क्या याद रखना है, आपको शब्द याद रखना है सुरक्षित, यानी सेफ एंड साउंड मीन्स क्या होता है, सुरक्षित होता है। तो बस इतना ही याद रखना है आपको और बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। जैसे इन स्पाइट ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट, यानी कि इन स्पाइट में क्या होता है, बावजूद, यानी कि रेलगाड़ी का एक्सीडेंट होने के बावजूद, यानी रेलगाड़ी का क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बावजूद क्या हुआ, पैसेंजर्स रीच्ड होम सेफ एंड साउंड, यानी कि रेलगाड़ी का एक्सीडेंट होने के बावजूद भी क्या हुआ कि जो यात्री थे वो सुरक्षित कहाँ पहुँच गए, घर पहुँच गए। तो ऐसा होता है कभी कभी, अक्सर होता है कि एक्सीडेंट होने के बाद भी उनको पैसेंजर होते हैं, जो यात्री होते हैं, उनको चोट नहीं आती है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे टॉपिक को सोचना है ताकि एग्जामिनर जो होता है उसका माइंड कुछ सोचने लगे और आपको मार्क्स बहुत ही अच्छे प्रोवाइड कर दे वो, ठीक है। आगे देखते हैं 6 पर क्या है, 6 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, सेड क्रोकोडाइल टीयर्स। सेड क्रोकोडाइल टीयर्स यानी कि झूठे आंसू बहाना। क्या है, झूठे आंसू बहाना। अब क्या करना है, हमको क्या करना है, झूठे आंसू बहाना के ऊपर एक वाक्य बनाना है। तो कैसे कहोगे, कह सकते हो
कि छोटे बच्चे कुछ चीज़ मांगने के लिए झूठे आंसू बहाते हैं। अरे रोज़ आएंगे, लाओ मुझे मोबाइल दे दो, रोने लगे, मोबाइल दे दिए, आंसू फांसू सब गायब और चुप हो गए, मोबाइल देखना शुरू कर दिया। अक्सर ये होता है। अब देखो हमने क्या सेंटेंस लिया उसको भी देख लेते हैं। एट द डेथ ऑफ हिज स्टेप मदर, यानी कि एट द डेथ ऑफ स्टेप मदर, यानी कि अपनी सौतेली माँ की मृत्यु पर क्या हुआ? जेम्स सेड क्रोकोडाइल टीयर्स, जेम्स ने झूठे आंसू बहाए। जब जेम्स की सौतेली माँ मर गई थी तो जेम्स रो रहा था, तो क्या क्या उसने झूठे आंसू बहाए उसने, ठीक है ना। बहुत ही आसानी समझ सकते हो, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। 7 वाले को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। क्या है? स्लीपिंग पार्टनर। देखो स्लीपिंग में होता है सोना और पार्टनर माने सहपाठी है ना, तो देखो इससे थोड़ा सा तो कॉम्बिनेशन होता है कि जैसे कि हम पहचान जाते हैं स्लीपिंग माने सोने वाला। तो क्या होगा? अक्रिय साझेदार। क्या होता है वो? अक्रिय साझेदार, यानी कि 2 व्यक्ति हैं साझेदार, उसमें एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता है और एक व्यक्ति सोता रहता है, थोड़ा बहुत कर लिया काम फिर सो गया। तो कैसा होता है वो? अक्रिय साझेदार है। एक तो क्रिय होता है, एक अक्रिय हो गया। क्रिय मतलब कि साथ देने वाला होता है, और ऐसे होता है अक्रिय होता है। अक्रिय क्या है कि जैसा कि आपने कौवे और गिलहरी की कहानी सुनी होगी छोटी क्लास में। अब उसमें जो था कौवा जो था वो अक्रिय कैसा था? साझेदार था। और गिलहरी कैसे? सक्रिय थी, यानी कि सारा काम गिलहरी करती थी। फसल को बो लिया, नरा दिया, फसल पक के तैयार हो गई और गिलहरी अपना हिस्सा लेके चली गई, क्योंकि वो सक्रिय थी। और जो अक्रिय था कौवा, और उसका पूरा अनाज क्या हुआ? बह गया बारिश में, बहुत तेज बारिश आने के कारण। तो इसमें यही बताया गया है कि स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? अक्रिय साझेदार। अब अक्रिय साझेदार कैसे होते हैं उसको देख लीजिए कि रमेश इज ए स्लीपिंग पार्टनर, यानी रमेश मेरा कैसा है? एक अक्रिय साझेदार है। इन माई बिजनेस, मेरे व्यापार में, यानी मेरे व्यापार में क्या है कि रमेश कैसा है? रमेश एक अक्रिय साझेदार है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आप सेंटेंस बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको क्या है, हम आपको बार बार बताते हैं कि आपको सिर्फ ये हिंदी मीनिंग ही याद रखना है इसके साथ। अगर आपको इसके साथ हिंदी मीनिंग याद है तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आपका ईडियम सर्टिफिकेट कभी गलत नहीं हो सकता है, और पूरे 3 के 3 मार्क्स मिलेंगे, कोई रोक भी नहीं सकता है, ठीक है ना। आगे देखिए 8 पर देखते हैं क्या है आपका स्टैंड टू रीजन, यानी कि तर्क युक्त कह दो या फिर सत्य कह सकते हो। तो मैंने इसमें 2 अर्थ लिख दिए हैं, बहुत फायदे वाली बात है, एक ना एक तो आपको याद रह ही जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है इसका मतलब? स्टैंड टू रीजन में क्या होता है? तर्क युक्त या फिर सत्य। तो इट इज स्टैंड टू रीजन, यानी कि यह सत्य है। क्या सत्य है? कि लेबर इज रिवार्डेड, यानी कि जो मेहनत होती है वो क्या है? वह एक पुरस्कार होता है, यानी कठिन परिश्रम एक पुरस्कार है। यानी कि व्यक्ति कठिन परिश्रम करेगा तो निश्चय ही वो सफलता को प्राप्त करेगा। यानी कि आप स्टूडेंट इस समय पढ़ रहे हैं और बेइंतहा तैयारी कर रहे हैं, रात को 10-10, 12-12 बज जाते हैं आपको पढ़ते पढ़ते, तो क्या आपके मार्क्स कम रह जाएंगे? नहीं रह सकते, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और अक्सर देखा जाता है कि जो व्यक्ति कहते हैं वो भी तो संघर्ष कर रहा है। संघर्ष का मतलब क्या होता है? रात को 12 बजे तक टीवी देखता है या मोबाइल चलाता है, वो भी तो मेहनत कर रहा है, उसके भी आएंगे नहीं, क्योंकि उसका जो कार्य क्षेत्र है वो अलग है। यानी कि हमको जिस रास्ते पर चलना है उसी पर तो सफलता मिलेगी, और जब आप रॉन्ग रूट पर जाओगे तो क्या होगा? सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसीलिए आपको उद्देश्य क्या है कि आपको पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करें, और इस साल आपके लिए बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है मेरे हिसाब से, और इस साल आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होगा आपके लिए? जैसे कि यदि कोई स्टूडेंट शिक्षा के क्षेत्र में जाता है, टीचर बनना चाहता है, तो उसकी एकेडमिक मेरिट भी लगती है। यानी कि आपने हाई स्कूल में कितने मार्क्स आए थे, इंटर में कितने आए थे, ग्रेजुएशन में कितने आए थे, और जो आपका ऐसे BTC या BA DLED होता है या B.Ed होता है उसमें कितने आए, तो उसको 40% लिया जाता है उसका।
और बाकी जो टेस्ट होते हैं आपके, जैसे कि टेट है, सुपर टेट है, और बाकी उसका लिया जाता है 60%। ठीक है, तो यदि आपकी एकेडमिक मेरिट बहुत अच्छी होती है, यानी कि 80, 85, 90 तक पहुंच जाती है, तो यदि उस कंडीशन में आपके जो लिखित परीक्षा होती है उसमें मार्क्स कम रह जाते हैं, तो इससे आपका जो लेवल है बढ़ जाता है और नौकरी के हकदार बन जाते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको बहुत फ़ायदा होता है, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने हैं। और ज़्यादा नंबर कब आएंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी करोगे। ठीक है ना, इसलिए आप याद करते रहिए जितना हो सके, और हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं 9 पर क्या है, टेक टू हिल्स। टेक टू हिल्स में क्या होता है, भाग जाना। क्या होता है, भाग जाना। अब भाग जाने पर तो बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। कह सकते हैं पुलिस को देखकर चोर भाग गया, चोर को देखकर पुलिस भाग गई, है ना, या पिताजी को देखकर लड़का भाग गया, तो बहुत सारे वाक्य बन जाएंगे। अब हमने क्या बनाया इसको देख लेते हैं। एज सून एज, जैसे ही द थीप सो द पुलिस, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, ही टुक टू हील्स, क्या हुआ, वह भाग गया, है ना। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया। ठीक है ना, तो मैं आपसे नहीं कहूँगा आपको यही सेंटेंस बनाना है। अरे और अच्छा आपके दिमाग में आ सकता है, आपका दिमाग नया है, हमारा दिमाग थोड़ा पुराना है। ठीक है, तो आपके दिमाग में और बढ़िया सेंटेंस आ सकता है, तो हम ये नहीं कहेंगे आपको यही बनाना है। यदि आप और अच्छा हमसे कर सकते हैं तो वो करिए, ताकि मॉडर्न होता है और एंसेंट होता है। ठीक है ना, तो आगे देखो 10 पर देखते हैं। थ्रो एंड थ्रो क्या होता है, पूर्णतः। थ्रो एंड थ्रो मीन्स क्या होता है, पूर्णतः। आपको इनका हिंदी मीनिंग याद रखना है। मैं गारंटी देता हूं कि एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। ठीक है ना, तो क्या है, थ्रो एंड थ्रो मीन्स क्या होता है, पूर्णतः। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर वाज सेटिस्फाइड, अध्यापक जो थे वो संतुष्ट थे, एज, क्योंकि ही कंप्लीटेड हिज वर्क थ्रो एंड थ्रो, क्योंकि उसका जो कार्य था वो पूर्णतः कैसा था, पूर्णतः पूरा था, कंप्लीट था। ठीक है ना, आगे देखो 11 पर क्या है, टाइम एंड अगेन। टाइम में क्या होता है, कई बार, या कह सकते हो बार बार भी कह सकते हो। क्या होता है, कई बार कह लो या बार बार कह लो, एक ही बात है ना। तो टाइम एंड अगेन में क्या होता है, बार बार या कई बार। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। राणा प्रताप वाज डिफीटेड, यानी राणा प्रताप को हराया गया था टाइम एंड अगेन, बार बार, या किसके द्वारा, बाय द मंगोल आर्मीज, यानी कि मंगोल की सेना द्वारा उससे कई बार हराया गया था। अब सबसे लास्ट पर देख लेते हैं क्या है, टू एंड फ्रो, यानी कि इधर उधर। क्या होता है, इधर उधर। टू एंड फ्रो मीन्स क्या होता है, इधर उधर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, तो इसको अच्छी तरह से याद रखना है, इधर उधर। तो कह सकते हैं कि हम बाग में इधर उधर घूम रहे थे, है ना, पिताजी इधर उधर घूम रहे थे, बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। ठीक है ना, लड़कियां इधर उधर घूम रही थी स्कूल में, है ना। इस तरह से आप सोच सकते हैं वाक्य, उसके लिए बना सकते हो। अब हमने क्या लगाया है, वी वर वॉकिंग, हम क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, टहल रहे थे। टू एंड फ्रो, कहाँ घूम रहे थे, इधर इधर उधर घूम रहे थे, और कहाँ पर, इन द गार्डन, बगीचे में, हम बगीचे में इधर उधर घूम रहे थे। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे, अच्छा लगे, और आप उसको यहाँ बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें हम आपको पहले बता चुके, फिर बता रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। ये इस वर्ड के साथ इसका बस हिंदी मीनिंग आपको याद रखना है, और जो हम स्टोरी के रूल आपको लिखा रहे हैं बढ़िया तरह से, उनको याद रखना है। आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि इंटरमीडिएट में कोई रटन विद्या नहीं चलती है, कोई लिमिटेड क्वेश्चन नहीं होते हैं कि ना जी ये यही आएगा तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए और एग्ज़ाम में आप एक अच्छा स्कोर कर जाओगे। ये नहीं हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस अच्छा स्कोर वही करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करते हैं, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को समझते हैं। और ग्रामर में मुख्य रूप से ट्रांसलेशन सबसे मुख्य पॉइंट होता है, इसलिए आप इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, याद करने की चीज़ को याद करते रहेंगे, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से याद करोगे। एक बार में ना याद हो, 2 बार याद कर लो, 2 बार वीडियो देख लेना और बढ़िया तरह से इसको याद करोगे। और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और भी विद्यार्थी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।